नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट में शहीद करदा दोनों मसाजिद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर, मंदिर व गिरजा घर भी तामीर होगा। बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में मुसलमानों के वफ्द की वजीर आला से मुलाकात। इंतशार पसंद और मिल्लत फरोशों की साजिश नाकाम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुदब्बिराना क़ियादत में शहीद मसाजिद की उसी मुकाम पर तामीर की राह हमवार। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में फिर इजाफा, 2511 नए केसेस, 11 मजीद अमवात। हैदराबाद में 305 नए मुतासरीन, रियासती वजीर हरीश राव कोरोना पॉजिटिव। मलारदे फल्ली और फलकनुमा में 2 घंटे के वक्फे से कत्ल की 2 वारदातें, सारिक और बावर्ची हलाक। इक़दाम कत्ल में फौजी मुलाजिम और उनका भाई जख्मी, सगे भाइयों के दरमियान जायदाद को लेकर खून खराबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की निदामी कार्रवाई में शहीद करदा दोनों मसाजिद मस्जिद दफातिर मोतमदी व मस्जिद हाशमी को उसी मुकाम पर सरकारी खर्च से दोबारा तामीर किया जाएगा। इसके लिए रियासती असम्बली के इजलास के बाद संगे बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में मुसलमानों के एक नुमाइंदा वफ्द, जिसकी क़ियादत सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, उनके सामने ये ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि इन दोनों मसाजिद की दोबारा तामीर के अलावा सेक्रेटेरिएट में एक मंदिर और एक गिरजाघर भी तामीर किया जाएगा। इन इबादत गाहों का संग बुनियाद एक साथ रखा जाएगा ताकि रियासत की गंगा जमनी तहजीब का अक्स जाहिर हो सके। वजीर आला की तरफ से जारी करदा बयान में बताया गया कि हर मस्जिद 750 पर मुश्तमिल होगी। इस तरह मस्जिद दोनों मसाजिद के लिए 1500, इसके साथ इमाम के क्वार्टर्स भी होंगे। तामीर के बाद इन मसाजिद को वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाएगा। मंदिर भी 1500 मुरब्बा फीट पर तामीर की जाएगी, उसे हिंदू औकाफ के हवाले किया जाएगा। ईसाई तबके का भी मुतालबा है कि उनके लिए गिरजाघर बनाया जाए, हुकूमत वो भी तामीर करेगी। मुसलमानों के वफ्द के साथ वजीर आला ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। वजीर आला ने मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए तामीर किए जाने वाले अनीसुल गुरबा की तामीर को बहुत जल्द मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया। इसके लिए मजीद 18 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। रियासत में बैनुल अक़वामी मेयार का एक इस्लामिक सेंटर तामीर किया जाएगा। इसके लिए अराजी अलॉट की गई। हैदराबाद के अतराफ 150 था 200 मुस्लिम कब्रस्तान कायम किए जाएंगे। इसके लिए अराजी की निशानदही के लिए कलेक्टर रंगारेड्डी और मेडचल से कहा गया है। सड़क की तोसी के सबब नारायणपेट के मुनहदम आशुर खाने के लिए अराजी की निशानदही व तामीर के अहकाम भी जारी किए गए। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान के तौर पर फरोग देने के लिए सरकारी जबान कमीशन में नायब सदरशीन का ओहदा उर्दू को दिया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुदब्बिराना क़ियादत ने बिलाखिर फिर एक बार यह साबित किया है कि इंतशार पसंदों की साजिशों के बावजूद अगर अज़्म महकम हो, नीयत मुखलिस हो और कौम व मिल्लत के लिए दर्द हो तो मुतालबात मनवाए जा सकते हैं, और ये बैरिस्टर ओवैसी ने दिखला दिया है। सदर मजलिस की क़ियादत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला से सेक्रेटेरिएट की शहीद की गई 2 मसाजिद की उसी मुकाम पर तामीर के लिए नुमाइंदगी की तो उन्होंने इसे कबूल कर लिया। जो जमातें और अफराद इन मसाजिद की तामीर को लेकर गुमराहकुन प्रोपगंडा कर रही थी और इसकी आड़ में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही थी, उनके नापाक अज़ाइम एक बार फिर बेनकाब हो गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सेक्रेटेरिएट की इनेदामी कार्रवाई के दौरान शहीद की गई मस्जिद दफातिर मोतमदी और मस्जिद हाशमी की उसी मुकाम पर तामीर को यकीनी बनाने का जो अज़्म किया था, बिलाखिर उसके लिए राह हमवार हो गई है।
حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی جو دو مساجد کو شہید کیا گیا تھا، انشاءاللہ تعالی دوبارہ اسی مقام پر وہ مسجدیں تعمیر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ سی بلاک میں مسجد تھی، ڈی بلاک میں مسجد تھی، اسی مقام پر انشاءاللہ تعالی مسجدیں تعمیر ہوں گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تمام شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے اراکین نے اجلاس کر کے اس بات کو دہرایا، قوم اور ملت کے ذمہ داروں نے اس بات کو دہرایا کہ اسی مقام پر دونوں مساجد کو تعمیر ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دونوں مساجد اسی مقام پر تعمیر ہوں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے آئے ہیں اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ہم اپنے اس مطالبے کو منوانے میں کامیاب اور کامران ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ اور مختلف مسلم تنظیموں کے وفد نے ہفتے کو صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی قیادت میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے شہید کی گئی مساجد کے بارے میں توجہ دلائی۔ اس پر وزیر اعلیٰ KCR نے اس بات کا یقین دلایا کہ اسی جگہ پر دونوں مساجد تعمیر ہوں گی۔ یہی نہیں، وزیر اعلیٰ KCR نے وزیر امارات و شوارے کو ہدایت دی کہ مساجد کے نقشے کے لیے قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے مشاورت کرتے ہوئے مساجد کی جلد تعمیر کو یقینی بنائیں۔ وفد میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارکان مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید قبول بادشاہ شتاری، مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی صدر جمعیت علماء ہند، مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری امیر جامع نظامیہ، مولانا حامد محمد خان امیر جماعت اسلامی، مولانا ضیاء الدین نیّر نائب صدر تعمیر ملت، مولانا رحیم الدین انصاری رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ، محترمہ اسماء زہرا رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا نثار حیدر آغا رکن وقف بورڈ، اظہر الدین جماعت اسلامی اور قائد مجلس و فلور لیڈر مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی بھی موجود تھے۔ وقت میں شامل علماء اکرام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک مقام پر جہاں مسجد قائم ہو جاتی ہے اسے منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور وزیر اعلیٰ کو اس سے واقف کروایا گیا۔ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں کا موقف سنا، اور انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ وعدہ کیا کہ جو دو مسجدیں ہیں، نہ صرف وہ دو مسجدیں بلکہ ان کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو شامل کرتے ہوئے تقریباً 1500 گز زمین، وہی زمین یہ حکومت مسجد کے لیے دے گی، دو مسجدیں بنیں گی، اور بیچ کا جو حصہ ہے اس میں مسجد کی خدمت کرنے والے امام، مؤذن صاحب وغیرہ ان کا کوارٹر بنے گا، اور گورنمنٹ اپنی طرف سے اس کو بنائے گی۔ ఆ రెండు మస్జిద్లు అదే స్థలంలో కట్టించడం జరుగుతుంది। ప్రభుత్వం ఖర్చుతో అది కట్టిస్తుంది। نارائن پیٹ پر جو عاشقانے کو منظم کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوا۔ نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے مسئلے کو اٹھایا تو CM صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے بھی زمین دی جائے گی اور اس کے لیے بھی بنانے کے لیے خرچہ دیا جائے گا۔ محمد علی صاحب سے کہا کہ آپ ذمہ داری لیں اور مقام پر اس کو عاشقانے کو بنائیں۔ انشاءاللہ مسجد کا افتتاح، دونوں مساجد کا افتتاح اسی جگہ پر ہوگا جس جگہ وہ مساجد کا وجود باقی تھا، اور وہ مندر بھی جو ہے اس کو بھی قائم کیا جائے گا اس جگہ پر۔ تو یہ تیقن ہم کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہے کہ گزشتہ چند روز سے جو ہم میں بے چینی پائی جاتی تھی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ طے ہوا کہ ہمارے جو مساجد تھے ان کے پروپوز پلان سے کوئی متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ علیحدہ آپ کی جو مساجد تھے وہاں پر ہی تعمیر ہوں گے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت کو لے کر قوم و ملت میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہاں، مخالفین سے میں یہ بھی کہوں گا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو، تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، تمہاری نیتوں میں صرف نفرت ہے، حسد ہے، اور حسد کی بنیاد پر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری نیتوں میں اخلاص ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی، تم ہماری آوازوں کو نہیں دبا پاؤ گے۔
बिलाखिर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के उस मुतालबे को वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कबूल कर लिया। सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट कंट्रोल में है और उसके अंदर ये मस्जिदें शहीद हुई थी, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि दोबारा उसको बनाना, क्योंकि डेमोलिशन जब हुआ सेक्रेटेरिएट का, उसके डेमोलिशन के दौरान ही ये मस्जिदें शहीद हुई, इसीलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तीसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर हमको पूरा स्क्रीन के ऊपर एक इलाका बताए कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी जगह पर एक बड़ी आलीशान मस्जिद बना देता हूँ। जहाँ मस्जिद एक बार बन जाती उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दर्जे वक्फ भी है, रजिस्टर्ड वक्फ है। तो सीएम इत्तेफाक के बोले ठीक है, मेरे को कोई इतराज नहीं है, उसी जगह पर हम लोग बना देते। और तीसरी बात यह है कि सीएम ने मिनिस्टर आरएनबी से कहा कि आप अकबर साहब से भी थोड़ा कंसल्ट करके इसका नक्शा बनाइए, और नक्शा बनाने के बाद जल्द से जल्द नक्शा बनेगा उसका। और चौथी बात यह है कि मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी और गिरजाघर भी एक ही दिन में इंशाअल्लाह ताला उसका संगे बुनियाद किया जाएगा। ये गवर्नमेंट वहां पर उसका काम करेगी। तो हमारी कोशिश ये है, हमारी अभी भी जिद्दोजहद ये रहेगी कि जल्द से जल्द उसी मुकाम पर जहां पर हमारी दोनों मसाजिद थे उसका संगे बुनियाद डाला जाए, वो मस्जिदें जल्द से जल्द उसका तामीर शुरू किया जाए, और साथ ही साथ जो दीगर मजहबी इबादत गाहें हैं उसका भी इंशाअल्लाह उसी दिन उसका भी काम शुरू होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह की चीनी हम मनसब के साथ हुई मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि चीन के वजीर दिफा के साथ हुई मुलाकात के बाद हुकूमत की तरफ से ताकीर से बयान जारी किया गया, लेकिन यह वाज़ेह नहीं हुआ कि क्या चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तानी इलाके को खाली करेगा भी या नहीं, इस पर कोई वजाहत नहीं हुई है। हाँ, तो देखिए, हमारे रक्षा मंत्री वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने चीन के रक्षा मंत्री या वजीर दिफा से मुलाकात की। चीन की तरफ से बयान आ गया कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, मगर 12 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से उस मीटिंग के ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया। शायद वजीर आजम मेरे ख्याल से मसरूफ थे, अपने घर में मोरों को दाना खिला रहे थे, इसीलिए बयान नहीं आया होगा, नहीं मालूम, हो सकता है भाई, वो भी बड़ा काम, मेहनत का काम है। मगर देश तो जानना चाहता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से क्या कहा, क्या उन्होंने दो टोक अल्फाज में उनसे कहा या नहीं कहा कि आपकी फौज जो भारत के एलएसी के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आप कब्जा करके बैठे हैं, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या उन्होंने सख्त अल्फाज में चीन के रक्षा मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपने हमारे भारत के 20 सिपाहियों को जान से मारा, हम इसका कंडेम करते हैं और अपनी फौज को हटाना पड़ेगा? ये सब स्टेटमेंट में नहीं है कि हाँ खाली करना। देखिए, और तीसरी बात, फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि 1962 के बाद सबसे सीरियस हालात हैं। तो इसका मतलब यह है कि चीन हमारे जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और यह सरकार उस पर डिबेट नहीं करना चाहती, ना उस पर बात करना चाहती। बैरिस्टर ओवैसी ने एक बार फिर पार्लियामेंट में वक्फे सवालात की मनसूखी को लेकर मजम्मत की है। सदर मजलिस ने कहा कि तेलंगाना असेंबली में वक्फे सवालात रखने का फैसला किया गया जो खुशाइन है। मरकजी हुकूमत वक्फे सवालात को मनसूख करते हुए सवालात से फरार इख्तियार कर रही है। ये मेरे को हैदराबाद की आवाम और भारत की जनता ने मुझे इसलिए वोट डालकर कामयाब किया कि मैं पार्लियामेंट में अंदर जाकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, उनकी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को उनके सामने रखूं और उनसे सवाल तलब करूं। ये बुनियादी मेरा काम है। ये काम मुझे, आपने वोट क्यों डाला? मुझे इसलिए डाला ना कि भाई आप जाओ, जाकर पूछो, हमारी तकलीफ को बयान करो।
8 करोड़ नौकरियां चले गई, 1.8 मिलियन लोगों की तनख्वाहें खत्म हो गई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा है पोलियो का, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा पोलियो का। 10 करोड़ भारत में बच्चे स्कूलों में पढ़ते मिड डे मील स्कीम से महरूम है। ये पूछने के लिए तो मेरे को वोट डाले ना, जो 40 डिग्री टेम्परेचर में औरतें खड़े रह के वोट डालते। अब जो सरकार वही नहीं करना चाह रही, तो अच्छा है देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे नरेंद्र मोदी कि पूरे कोविड क्राइसिस में नरेंद्र मोदी ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश को आकर अपने वीडियो से ज्ञान देते थे, थाली बजाओ, दिया जलाओ। क्या थाली बजाने से, दिया जलाने से कोविड कम हुआ? उस वक्त भी मैं बोला था, तो तमाम मीडिया के लोग बोले कि आप अपना भड़काऊ भाषण दे रहे। आज आप देख लिए क्या हो रहा, रोज 70,000 80,000 केसेस हो रहे, रोज हो रहे, कम नहीं हो रहे। मगर नरेंद्र मोदी से कोई नहीं पूछते कि सर थाली बजाओ बोले आप, दिया जलाओ बोले, लाइट बंद करो, क्या हुआ उससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर करने तैयार नहीं है। अरे भाई आप चलो, आप पूरों को नहीं बुला सकते तो सेलेक्टिव लोगों को बुला के कर लो, कम से कम हमारे कलेजे को सुकून हो जाएगा कि मेरा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो यही तो चीज है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं होना गवर्नमेंट की, और सिर्फ ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, और उसका क्या, ज्ञान का क्या असर निकल रहा है? आज आप देखिए कि पार्लियामेंट में कोविड की वजह से क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से नीट का क्वेश्चन पेपर में बच्चे जाके एग्जाम लिखेंगे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से बच्चे जेई का क्वेश्चन लिखेंगे, और नरेंद्र मोदी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, बच्चों को बोले जाके क्वेश्चन का आंसर करो। ये इनका गवर्नेंस है मेरे भाई। मोर को दाना खिला रहे, अब खाओ, वही देख के खुश हो जाओ। बैरिस्टर ओवैसी ने एक फिल्म अदाकार की खुदकुशी के मामले पर जारी शोर शराबे और मुबाहिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क में मजदूरों और किसानों की हालत अबतर है। हजारों मजदूर गरीब खुदकुशी कर चुके हैं। जीडीपी -23 से नीचे गई है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि करीब 36,000 लोग ने खुदकुशी की 2019 में। 32,000 डेली वेज लेबरर्स है, 10,000 हमारे किसान हैं। इतने लोग खुदकुशी करे 2019 में, और 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, शायद 19 थे ना। आप उस पर नहीं बात करेंगे भाई? 36,000 के ऊपर लोग खुदकुशी कर लिए, सुसाइड करे, मगर नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक ही फिल्म एक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ के ऊपर ऑब्सेस्ड है आप लोग। क्या ये जो 30,000 डेली वेज अर्नर्स के घर पे गए कोई मीडिया कैमरे वाले, बोलो क्यों मरे तुम, क्यों खुदकुशी करे? वो किसान के घर में जाके बोले उसके बेटी से, बोलो क्यों तुम्हारे बाप ने क्यों खुदकुशी की, क्यों मर गया? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होंगी इतने जो लोग मर गए? बताइए ना, कि देश जानना चाहता है कि इतने लोग जब मर गए 40,000 के करीब, क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होंगी कि क्यों मरे? ये किसान क्यों मरा, ये डेली वेज अर्नर्स क्यों मरा? नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास गरीबों की मौत, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। इतने लोग मर गए। ये इन गवर्नेंस है इनका। तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग-ए-आमा में हफ्ते से 50 मुसल्लियों की इजाजत के साथ नमाजों का आगाज हो गया। समाजी फासले और दूसरे कवायद की पाबंदी करते हुए नमाजें अदा की गईं। मस्जिद के बाबू दाखिले पर सैनिटाइजर मशीन भी लगाई गई। मुसल्लियों को पहले ही मास्क के इस्तेमाल की हिदायत दी गई थी। तकरीबन 50 मुसल्लियों ने तारीखी मक्का मस्जिद में जोहर और असर की नमाजें अदा की। इस मौके पर मोहतमिम मक्का मस्जिद ने बताया कि हुकूमत के वज़े करते कवायद के मुताबिक मक्का मस्जिद में नमाजों का आगाज हुआ है। मास्क पहनना लाजमी है। इसके अलावा मुसल्लियों से घरों से बावजू होकर आने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि मुसल्लियों की तरफ से भी कवायद की मुकम्मल पाबंदी की गई है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम की सेहत का निजाम मुकम्मल तबाह हो चुका है।
पार्टी फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने रियासत का दौरा करते हुए सरकारी हॉस्पिटल में अदम सहूलतों और कोविड के मरीजों के अदम इलाज की तस्वीर की नुमाइश रखी थी। पार्टी कायदीन ने इसका मुशाहदा किया। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हाई कोर्ट गवर्नर की सरजनिश के बाद भी हुकूमत के रवैये में तब्दीली नहीं आई है। हुकूमत कोरोना वायरस से होने वाली अमवात को खुफिया रखते हुए कम बता रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र खानगी हॉस्पिटल से कोई समझौता नहीं है, लेकिन सूटकेस किसके घर जा रहे हैं इसका खुलासा होना चाहिए। खानगी हॉस्पिटल के निफ्स बेड्स देने का ऐलान किया गया था, वो किस हॉस्पिटल से लिए गए इसका जवाब दें। उन्होंने कहा कि केसीआर और ईटेला राजेंद्र कोरोना के नाम पर रियासत को लूट रहे हैं। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत के कई हॉस्पिटल्स में स्कैनिंग और एंजियोग्राफी की सहूलत नहीं है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों को होम क्वारंटीन करने की वजह से देही इलाकों में वायरस तेजी से फैला है। यशोदा और दीगर खानगी हॉस्पिटल में आवाम से लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत के हर फर्द का टेस्ट होना चाहिए। कोरोना को आरोग्य श्री में शामिल किया जाए। महकमा सेहत को इजाफी फंड जारी करें। रियासत के सरकारी हॉस्पिटल की सूरत हाल पर स्पीकर और गवर्नर से मुलाकात की जाएगी। हुकूमत का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न करने पर अदालत से भी रुजू होंगे। सरकारी हॉस्पिटल की सूरत हाल और कारकर्दगी से मुतालिक एक किताब शाया की जाएगी और इन तमाम बातों को असेंबली में भी उठाया जाएगा। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में सिर्फ 128 डबल बेडरूम मकानात ही तामीर हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर हर दिन जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हैदराबाद को इस्तांबुल बनाने का वादा करते हुए 99 डिवीजन पर कामयाबी हासिल की गई। डबल बेडरूम मकानात तकसीम न करने की वजह से अवाम पर 1200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान बरखी बिल्स का भी बोझ अवाम पर डाला गया। केटीआर के करीबी रिश्तेदार के रियल एस्टेट अपार्टमेंट के पास ही सड़कें डाली गईं। अब तक कोई काम नहीं किया है, किस मुंह से वोट मांगेंगे। केसीआर ने सेक्रेटेरिएट मुनहदम किया और प्रगति भवन तामीर किया। केटीआर वजीर की हैसियत से मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं, उन्हें वोट मांगने का हक नहीं है। 3 अक्टूबर से वो उनके पार्लियामेंट हदूद में डिवीजन यात्रा निकालेंगे। टीआरएस जो वादा करके अवाम से भूल गई है, उससे मुतालिक भी शऊर बेदार किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने कहा कि अनलॉक मरहले 4 के तहत मेट्रो रेल खिदमात 7 सितंबर से शुरू होंगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खिदमात के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। समाजी फासले को लाजमी कर दिया गया है। मुसाफिरीन मार्किंग के मुताबिक अमल करें। मुसलसल स्टेशन को सैनिटाइज किया जाता रहेगा। मुसाफिरीन नगद रकम के बजाय ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड और दूसरे कार्ड को इस्तेमाल करें। एनवीएस रेड्डी ने कहा कि हर 5 मिनट के वक्फे से ट्रेन चलाई जाएगी। मुसाफिरीन की तादाद को देखते हुए इसमें तब्दीली की जाएगी। मुसाफिरीन को मास्क पहनना लाजमी रहेगा। बगैर मास्क के स्टेशन में दाखिला नहीं होगा। हर मुसाफिर की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मुसाफिरीन को हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर्स को दस्तयाब रखा जाएगा। सफर के दौरान मेटल के आइटम ले जाने की इजाजत नहीं होगी। एनवीएस रेड्डी ने बताया कि ट्रेन में 75% फ्रेश एयर होंगे। उन्होंने कहा कि हर स्टेशन में आइसोलेशन रूम भी कायम किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस में हफ्ते को एक बार फिर इजाफा देखा गया। हफ्ते की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2511 नए केसेस दर्ज हुए। जुमला केसेस की तादाद 1,38,395 तक पहुंच गई। हफ्ते की सुबह 11 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 877 हुई हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,04,603 बताई गई। हफ्ते की सुबह 2,579 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 32,915 हो गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 305, करीमनगर में 150, मलकाजगिरी में 134, रंगारेड्डी में 184, पेद्दापल्ली में 65, सिद्दीपेट में 80, वरंगल अर्बन 96, वरंगल रूरल 36, भोंगिरी 78, संगारेड्डी 70, नलगुंडा 170, महबूबनगर 42, खम्मम में 142, जगतियाल में 85, मंचिरियाल 73, निजामाबाद 93, कामारेड्डी 60, जंगांव 38, निर्मल 31, वनपर्ती 40 और नागर कर्नूल में 40 केसेस दर्ज हुए हैं।
दूसरी जानिब रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव कोविड से मुतासिर हो गए हैं। अपने ट्विटर पर हरीश राव ने कोविड पॉजिटिव होने की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था और उनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। ताहम उनका कहना था कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन रियासती वजीर ने उन तमाम अफराद से अपना टेस्ट कराने की अपील की है जो गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान उनके साथ राब्ते में आए थे। हरीश राव ने इन अफराद से होम क्वारंटीन होने की भी दरख्वास्त की है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली मंडल ऑफिस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की स्कीम से 21 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक हासिल करने वालों ने जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया है। मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 38 संगारेड्डी मोहम्मद याकूब अली ने सरकारी मदारिस में ज़ेर तालीम उर्दू और अंग्रेजी मीडियम के तलबा के लिए डिजिटल ऑनलाइन तालीम फराहम करने का मुतालबा करते हुए एडिशनल कलेक्टर संगारेड्डी के जरिए रियासती वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी को एक ईमेल की कॉपी भेजी है। मोहम्मद याकूब अली ने याददाश्त में कहा कि 19 सितंबर से सिर्फ तेलुगु जबान में डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया गया, जिसकी वजह से उर्दू और अंग्रेजी मीडियम के तलबा डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस से महरूम हुए हैं, जो उर्दू जबान और उर्दू मीडियम के तलबा के साथ नाइंसाफी है, जबकि उर्दू तो रियासत की दूसरी सरकारी जुबान करार दी गई। उन्होंने सबिता इंद्रा रेड्डी से मुतालबा किया कि सरकारी स्कूल्स में तेलुगु के साथ साथ उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू में डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने हफ्ते को 100 जोन के लॉ एंड ऑर्डर और एसबी ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए जोन में रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों के सिलसिले में जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों से सख्ती के साथ निपटने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि जुमे की रात 2 घंटों के वक्फे में 2 कत्ल हुए, जबकि एक इक़दाम कत्ल का वाक़या पेश आया। मुख्तलिफ मकामात से गैर कानूनी गुटखे की फरोख्त, गांजे की मुंतकली और दूसरे मुजरिमाना वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। इस तनाजुर में कमिश्नर पुलिस का यह हंगामी इजलास अहमियत का हामिल लगता है। जुनूबी शहर के इलाके में जुमे की रात चंद घंटों के वक्फे से 2 कत्ल और एक इक़दाम कत्ल का वाक़या पेश आया। शास्त्रीपुरम अंसारी रोड के पास घरों में सरखे की वारदातों में मुलविस रह चुके जावेद उर्फ जैडो का मोहल्लिक हथियारों से कत्ल कर दिया गया। अभी तक इस कत्ल के पसपर्दा मोहरिकात का पता नहीं चल पाया है। जावेद तिगलकुंडा फलकनुमा का साकिन बताया गया है। पता चला है कि जावेद चाय पीने के लिए जब आया तो उस पर हमला किया गया। जावेद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। ये वाकया मिलारदे फल्ली और फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद के दरमियान पेश आया था, इसलिए दोनों स्टेशन की पुलिस उलझन से दो चार नजर आई। नामालूम हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। फलकनुमा पुलिस अब इस वाकये की तहकीकात कर रही है। एक तरफ जहां जावेद उर्फ जाडो का कत्ल हुआ था, उसी अंसारी रोड के 500 से 800 मीटर के फासले पर एक और शख्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बताया गया कि पेशे से बौरची जावेद पर नामालूम अफराद ने मोहल्लिक हथियारों से हमला किया। तफसीलात के मुताबिक जावेद अपने एक दोस्त को छोड़ने के लिए उनके घर गया था। वहां पर बाज अफराद खड़े हुए थे। जावेद के दोस्त ने उन्हें वहां से हटने को कहा। इस पर बहस और तकरार हो गई और फिर अजहर, हन्नान, सैयद और कामरान ने जावेद पर हमला किया। जावेद को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। ये वाकया मिलारदे फली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाकया पहुंच गई और तफसीलात हासिल की। बताया गया कि 2 घंटे पहले जावेद जाडो का कत्ल हुआ था। उस वक्त वहां पर पुलिस की भारी जमयत मौजूद थी, लेकिन उससे 500 से 800 मीटर के फासले पर जावेद बौरची का कत्ल हुआ, यानी कि पुलिस के इलाके में मौजूदगी के बावजूद भी कत्ल की वारदात पेश आई। दूसरी तरफ जायदाद के खानदानी तनाजे में फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में फौज में काम करने वाले एक शख्स और उनके छोटे भाई पर बड़े भाई और उनके बच्चों की तरफ से हमला किया गया। जख्मी नौजवान ने बताया कि उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही थी, यहां तक कि उनके बच्चों को भी धमकियां दी गईं।
इलियास और उनके छोटे भाई एजाज का बड़े भाई के साथ जायदाद को लेकर तनाजा था। इलियास की अहलिया महजबीन ने बताया कि वो भी मुलाजमत करती हैं और उन्हें 4 बच्चे हैं, लेकिन उनके जेठ जायदाद की तकसीम को लेकर हरासां करते रहे। उनकी छोटी बेटी को तक हरासां किया जा रहा था। उनके शौहर पर हमले में मोहम्मद यासीन, इकबाल, मुजम्मिल, मोहसिन, यूनुस और याहिया को उन्होंने मुलव्विस बताया। इलियास किसी तरह बचकर फलकनुमा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां से उन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। बताया गया कि 6 महीने पहले खानदानी जायदाद फरोख्त हुई थी, लेकिन इलियास के हिस्से की जो अराजी थी उसे वो साफ करवा रहे थे कि उन पर हमला किया गया। आबकारी पुलिस ने खानगी ट्रांसपोर्ट के जरिए फर्जी दस्तावेजात की मदद से विशाखापट्टनम से गुड़गांव गांजा मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बनाई है। आबकारी पुलिस ने बाखबर इत्तला पर पोइनपल्ली के पास एक शख्स से 2 किलो ममनुआ गांजा जब्त किया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने मजीद 5 अफराद के नाम पुलिस को बताया और उनकी तफसीलात फराहम की, और इस पूछताछ के बाद मजीद 327 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने 3 मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा 4 सेलफोन और एक 2 व्हीलर को जब्त किया गया। इस टोली के मजीद 3 अफराद मफरूर बताए गए हैं। मेरचल जिले के शामिरपेट में पुलिस स्टेशन के पास एक नौजवान ने खुदकुशी की कोशिश की। बताया गया कि 2 खानदानों के दरमियान तनाजा चला रहा था और पुलिस की तरफ से मौसर कार्रवाई न करने पर एक नौजवान ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस मुलाजमीन ने उसे बचा लिया। पुलिस वालों के रवैये पर भी मुतासरा नौजवान की अफराद खानदान ने बरहमी का इजहार किया है। राजेंद्र नगर के इलाके काटेधन में प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए मालियाती स्टॉक और दूसरी अशिया जलकर खाकिस्तान हो गई। हफ्ते की सुबह के वक्त में अचानक गोदाम में आग लग गई, जो थोड़ी देर में पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के 3 फायर ब्रिगेड्स ने 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। सेक्रेटेरिएट में शहीद करदा दोनों मसाजिद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर। मंदिर व गिरजा घर भी तामीर होगा। बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में मुसलमानों के वक्त की वजीर आला से मुलाकात। इंतशार पसंद और मिल्लत फरोशों की साजिश नाकाम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुदब्बिराना क़ियादत में शहीद मसाजिद की उसी मुकाम पर तामीर की राह हमवार। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में फिर इजाफा। 2511 नए केसेस, 11 मजीद अमवात। हैदराबाद में 305 नए मुतासरीन। रियासती वजीर हरीश राव कोरोना पॉजिटिव। मलारदे, फल्ली और फलकनुमा में 2 घंटे के वक्फे से कत्ल की 2 वारदातें। सारिक और बावर्ची हलाक। इक़दाम कत्ल में फौजी मुलाजिम और उनका भाई जख्मी। सगे भाइयों के दरमियान जायदाद को लेकर खून खराबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम का पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।